तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई लोग अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले Y2J क्रिस जेरिको से। Y2J भाई AEW में क्यों चले गए? वाई क्रिस जेरिको AEW में वापस आ चुके हैं भाई। आज क्रिस जेरिको की अपीयरेंस AEW में देखने को मिली एंड कल रात को निकल के अपडेट आई थी सामने कि क्रिस जेरिको WWE में ना आके AEW में जा सकते हैं वापस से। फिलहाल WWE के तो कोई भी प्लान्स नहीं है, ऐसा कुछ कहा जा रहा था। मैंने ये न्यूज़ सेव की थी कि मैं आज सुबह आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको वो न्यूज़ दूं, मुझे ये न्यूज़ देनी पड़ रही है कि क्रिस जेरिको AEW में वापस आ गए हैं। अब कमाल की बात है कि जो लोग पहले क्रिस जेरिको को AEW से निकलने के ऊपर खुश हो रहे थे AEW फैंस कि हाँ अच्छा हुआ निकल रहा है हमारी कंपनी से, वो लोग अब क्रिस जेरिको के लिए बहुत ज़्यादा खुश है कि लेट्स गो ये वापस आ गया। एंड जो लोग WWE फैंस डिमांड कर रहे थे कि जेरिको WWE में आ जाए, वो अब कह रहे हैं कि हैं हमें तो नीड ही नहीं थी इसकी। मतलब कैसे पल पल में लोग बदल जाते हैं। मुझे लगता है कि जेरिको WWE में आते तो ज़्यादा बेटर होता उनके लिए, उनके करियर के लिए। लेकिन AEW में अपीयर होने का मतलब ये नहीं है कि अब वो WWE में आएंगे ही नहीं। हाँ डेफिनेटली अब आने वाले कुछ महीनों तक तो बिल्कुल नहीं, मेनिया में तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बट यू जस्ट नेवर नो भाई, अभी भी डील इनके एक्सपायर होने के कगार पे है। AEW के साथ वो जो ऐड किया गया है इनके डील में टाइम, वो जब एक्सपायर होगा तो जेरिको लीव कर सकते हैं AEW, तब भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। तो अभी सिचुएशन कुछ ये है कि फिलहाल ये जो रूमर्स थे हल्के फुल्के कि क्या पता जेरिको रेसलमीना में आ जाए, अब वो रेसलमीना में नहीं आएंगे फॉर श्योर। अब वो AEW में एंड कुछ महीने तो वहीं पे रहेंगे, क्या पता वहीं पे अपने करियर को एंड भी कर लें, ये भी पॉसिबल है। कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, गारंटी तो है नहीं कि WWE में आएंगे ही, आएंगे तो बेटर होगा। लेकिन मेन दिक्कत है जेरिको के साथ ना कि उनकी एज भी हो चुकी है। लाइक जेरिको की एज हो गई है एंड वो ढंग से परफॉर्म कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनकी एज हो गई है, लेकिन जेरिको का एक्चुअली में दिखता है, वो उनकी फिजिक देख के एंड उनके परफॉर्मेंस के देख के लगता है कि नहीं भाई ये बात नहीं बन रही है कुछ। तो वो एक दिक्कत है, चाहे वो AEW में हो चाहे वो WWE में हो। फिलहाल जेरिको रेसलमीना में आने वाले कुछ महीनों में WWE में तो फॉर श्योर नहीं होने वाला, ये कंफर्म हो गया आज। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन को लेके। तो रैंडी ऑर्टन भाई बिल्कुल रेडी है मिलने के लिए मिस्ट्री कॉलर से एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन इस मिस्ट्री कॉलर से मिलने वाले हैं। तो रैंडी ऑर्टन ने ट्विटर पे अपनी एक वीडियो डाली है एंड यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि रैंडी ऑर्टन इस मिस्ट्री कॉलर से बात कर रहे हैं। रैंडी ऑर्टन अपने घर पे हैं एंड रैंडी ऑर्टन एक सेल्फ के बगल में खड़े हैं, जहाँ पे सेल्फ पे हम लोग देख सकते हैं कि ट्रॉफीज रखी हुई है एंड रैंडी ऑर्टन के डैड की एंड उनके ग्रैंड डैड की, मतलब उनके ग्रैंड डैड की नहीं, रैंडी ऑर्टन के ग्रैंड डैड की, रैंडी ऑर्टन के फादर एंड ग्रैंड फादर की फोटो भी लगी हुई है। रैंडी ऑर्टन यहाँ पे कॉल पे बात करते हुए कहते हैं कि लाइक वाइज मैन, लाइक तुमने मेरी हेल्प करी एंड वो तुम मुझे गाइड करो, आई एम फीलिंग गुड एंड ऑल, ऐसे बात करते हुए रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि आई थिंक इट्स टाइम टू गेट थिंग्स डन। कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि चीज़ों को किया जाए, अपने मूव्स लिए जाए एंड फाइनली जो हमने प्लान किया था वो किया जाए। एंड कहते हैं कि आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, राइट? कहते हैं कि आई विल सी यू इन सेंट लुइस। तो सेंट लुइस से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड रैंडी ऑर्टन कंफर्म कर चुके हैं कि वो स्मैकडाउन में मिलने वाले इस पर्सन से। हालांकि पॉइंट टू बी नोटेड, रैंडी ऑर्टन ने ये नहीं बोला कि वो आपको दिखा देंगे, हम लोग को दिखा देंगे कि कौन है कौन नहीं है। रैंडी ऑर्टन ने बोला कि वो मिलेंगे, क्या पता हमें दिखाया नहीं जाए कि वो किससे मिले। रैंडी ऑर्टन हो सकता है अपने लॉकर रूम में बैठे हो या फिर बैकस्टेज हो एंड हमें पीछे से कैमरा एंगल दिखाया जाए, मतलब रिवील ना किया जाए, दिखाया जाए कि कोई पर्सन है लेकिन बताया ना जाए कि आखिर ये एंटिटी है कौन एक्चुअली में। तो ये भी एक हो सकता है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि बिल्कुल रिवील ही हो जाएगा, नाम ही पता लग जाएगा। लेकिन रैंडी ऑर्टन मिलेंगे स्मैकडाउन में डेफिनेटली। एंड रैंडी ऑर्टन इस वीडियो में उस फोटो की तरफ भी घूरते हैं जिस फोटो में रैंडी के डैड एंड ग्रैंडफादर हैं। क्या पता रैंडी ऑर्टन अपने डैड से ही बात कर रहे हैं, यू नेवर नो भाई, हो सकता है ऐसा। लेकिन बहुत सारे नेम से फिलहाल कुछ लोग आर्न एंडरसन भी कह रहे हैं, कुछ का कहना है कि विंस मैकमैन, शेन मैकमैन स्टेफनी हो सकती है। विंस का तो देखो मुझे लगता नहीं है, देखना होगा, बहुत ही कंफ्यूजन है। रैंडी ऑर्टन ने कंफर्म कर दिया है कि वो अपने वॉइस से तो बात नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल कंफर्म है। वी विल हैव टू सी। फिलहाल इस वीडियो के अंदर, इस फोटो के अंदर अगर आप कुछ नोटिस कर सकते हो और तो मुझे कॉमेंट करके बताना। इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि नोटिस करने लायक है। लेकिन रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन में मिलने वाले हैं इस मिस्ट्री कॉलर से, सो लेट्स सी क्या होता है। हम लोग बात करते हैं भाई लोग अगली अपडेट के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स कमेंट करते हैं अपने होने वाले रेसलमीना मैच के ऊपर जो इनका रैंडी ऑर्टन के साथ में होने वाला है। एंड कोडी रोड्स बस्टेड ओपन रेडियो पे बात करते हुए कहते हैं कि विद जॉन सीना आई डिड नॉट गेट इट एट रेसलमीना, आई हैड टू वेट टिल समरस्लैम, आई वांट दिस टू बी वन एंड डन विद रैंडी ऑर्टन, आई वांट टू पुट दिस इन द पास्ट, आई वांट टू मेक दिस वन एंड डन एंड मूव ऑन। कहते हैं कोडी रोड्स की जॉन सीना के साथ जो था ना कि रेसलमीना में क्लोजर मिला नहीं था, तो जॉन सीना के साथ मुझे समरस्लैम तक वेट करना पड़ा एंड समरस्लैम में मुझे क्लोजर मिला। लेकिन रैंडी ऑर्टन के साथ इस मैच को मैं चाहता हूं कि एक ही बार में क्लोज करूं, मैं एक ही बार में क्लोजर मिल जाए। कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन के साथ मैं एक ही मैच रसल करके वन एंड डन करना चाहता हूं एंड मूव ऑन करना चाहता हूं। यानी कि रैंडी ऑर्टन से दोबारा समरस्लैम वगैरह में रसल नहीं करना चाहेंगे, इसके आगे रेसलमीना के बाद में फ्यूड कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे, जो कि एक सही भी आइडिया है। लेकिन
ये दोनों केस में अप्लाई होना चाहिए। अगर कोडी मैच जीते या हारे, दोनों में होना चाहिए। अगर कोडी मैच हारते हैं, ऑर्टन चैंपियन बनते हैं, तो उसके बाद भी कोडी को टाइटल फिर चेंज नहीं करनी चाहिए, फिर वही रेसलमीना ही क्लोजर होना चाहिए। क्योंकि हमको मालूम है कि अगर रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन भी जाएंगे रेसलमीना में, तो भी कोडी रोड्स एंड में जाके टाइटल जीत ही जाएंगे समरस्लैम में, नहीं तो कुछ महीने बाद, शायद 1 साल बाद वो जीत ही जाएंगे इवेंचुअली, वो भी हो ही जाती है चीज़। तो वो चीज़ फिर नहीं होनी चाहिए। रैंडी ऑर्टन को लेकर यही कहते हैं कोडी कि वो एक ही मैच कंपीट करना चाहते हैं एंड एक ही बार में रैंडी ऑर्टन को निपटा देंगे वो रेसलमीना में, ताकि उनको वापस से ऑर्टन को फेस ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है WWE के पैनिक कॉल्स को लेकर। WWE ने जॉन सीना को अनाउंस किया कि वो होस्ट करेंगे रेसलमीना, एंड इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो यही है कि जॉन सीना WWE के टिकट सेल्स को इंप्रूव करने आने वाले हैं रेसलमीना के लिए। जॉन सीना को अनाउंस होने के बाद कोई ज़्यादा डिफरेंस दिखा नहीं है कुछ घंटों में, लेकिन अभी टाइम लगेगा, अगले हफ्ते तक पता लगेगा कि जॉन सीना के अनाउंस होने के बाद कोई इंपैक्ट आया या फिर नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, आई डोंट थिंक कोई बहुत अंतर आने वाला है, क्योंकि आपने प्राइस इतनी हाई करके रखी कि लोग जा ही नहीं सकते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा अंतर आएगा। जिस स्पीड से जा रहे हैं उसी स्पीड से जाएंगे। कल रात को अपडेट आई थी एंड पता लगा भाई कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल नाइट 1 नाइट 2 दोनों के लिए 10-10 हज़ार कम टिकट्स बिके हुए हैं। मतलब सिचुएशन बहुत ही बेकार है। तो ऐसे में WWE वाले जॉन सीना की तरह और भी पैनिक कॉल्स ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे जॉन सीना को ऐड किया गया है रेसलमीना के टिकट सेल्स को बूस्ट करने के लिए, वैसे ही WWE वाले कुछ और एडिशंस कर सकते हैं मे बी। अब ऐसे में कोई नाम तो लिया नहीं गया, ये आप लोग खुद से अज्यूम कर सकते हो। क्या पता फाइनल बॉस को कॉल किया जाए, बिकॉज जब एरी मैनुअल को कुछ नहीं मिलता है तो वो सीधा रॉक को कॉल करता है, एंड उनको कॉल करने का मतलब है कि डेफिनेटली टिकट सेल्स इंक्रीज होंगे फॉर श्योर। ऐसे में WWE के पास यही कुछ 2-3 ऑप्शंस हैं। क्या पता विंस मैकमैन, लेकिन वो बहुत ही रिस्क है उसमें, तो उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांस बनते हैं रॉक के अगर पैनिक कॉल लेंगे तो फाइनल बॉस को बुलाया जा सकता है, जस्ट लाइक लास्ट ईयर जैसे इन्होंने एलिमिनेशन चेंबर के लिए रॉक को बुलाया था। अभी WWE वाले देखो, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम चाहते हैं कि 60-65 हज़ार लोग तो कम से कम मेनिया में आए ना। लाइक 70 हज़ार होना चाहिए वैसे तो, लेकिन 60-65 तो कम से कम आए। एंड अभी तो भाई 50 टच करना भी असंभव लग रहा है इनका, 40 पे ही लटके जा रहे हैं। तो पैनिक कॉल्स लिए जा सकते हैं एंड शायद फाइनल बॉस भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि ओबा फैमी एंड ब्रॉक लेसनर को लेकर। शायद इनका मैच एक स्क्वैश मैच भी हो सकता है, शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इस मैच से। अभी तक WWE ने इन दोनों को आमने सामने दिखाया है। अभी इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में दोनों बिल्कुल फेस टू फेस फाइट करने के लिए, रेसल करने के लिए ही आ गए थे, लेकिन बीच में ट्रिपल एच आ गए। कहना है बुली रे का बात करते हुए कि शायद इनका मैच एक स्क्वैश मैच होगा। शायद WWE वाले ओबा फैमी को डोमिनेटिंग दिखाने के लिए लेसनर को फटाक से स्क्वैश कर देंगे। हालांकि इस पे लेसनर पे कितना असर होगा वो तो देखना होगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा, लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, लेसनर के साथ गलत हुआ, लेगेसी रून हो गई ये वो। लेकिन साथ में ओबा फैमी को कितना ज़्यादा हेल्प करेगा तुम ये भी सोचो। तो ये कुछ मानना है बुली रे का, एंड इनके अकॉर्डिंग ये मैच एक स्क्वैश मैच हो सकता है। अब स्क्वैश मैच की भी भाई एक लिमिट होनी चाहिए, ये नहीं कि 10-15 सेकंड में ही स्क्वैश कर दिया, उसकी भी एक लिमिट हो। अगर 5-6 मिनट तो चलेगा, लेकिन वो भी लेसनर के लिए तो काफ़ी बेकार ही हो जाएगा। क्या पता लेसनर ही उल्टा स्क्वैश कर दे, हू नोस भाई। फिलहाल यही कुछ बातें। क्या आप लोग देखना चाहोगे भाई स्क्वैश मैच लेसनर एंड ओबा के बीच में? एंड अगर हाँ तो किसको किसको स्क्वैश करना चाहिए, ओबा को लेसनर को या फिर लेसनर को ओबा को? लिख के बताना भाई लोग मुझे कमेंट्स में। फिलहाल इस वाले वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।